नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का उदाहरण। पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। ये कदम प्रधानमंत्री के पंच प्राण में से एक तर्ज पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां हम साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक। मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया और इसका वजन 65 मीट्रिक टन। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, नवीनीकृत नहरें, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल भी होंगे। पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाले आधुनिक लाइट से लोगों को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। कर्तव्य पथ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ दीर्घकालिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे भाग। जापानी पक्ष का रिप्रेजेंटेशन कर रहे रक्षा मंत्री यासुकाजू हमदा और विदेश मामलों के मंत्री योशिमासा हयाशी भी होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और राजनाथ सिंह अपने समकक्ष यासुकाजू हमदा के साथ करेंगे मंत्री स्तरीय बैठक। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित। इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो चुके हैं। यात्रा के दौरान उनका जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मिलने का कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जापान में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में नीतिगत मामले, राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पर होगी चर्चा। पैक्स और आदर्श विधि से संबंधित विषयों और प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित विषयों पर भी सम्मेलन में होगी चर्चा। सम्मेलन में बायो प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन के साथ साथ उनके विपणन और सहकारिता के नए क्षेत्रों में विस्तार पर होगी चर्चा। इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय और संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री समेत सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बेंगलुरु में मंथन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री VK सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी रहेंगे मौजूद।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सपो मंथन का आयोजन किया गया। मंथन का लक्ष्य सड़क परिवहन और क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में कई राज्यों के लोक निर्माण विभाग, परिवहन और उद्योग मंत्रालयों के विभागों के मंत्री के साथ साथ इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। चर्चा 3 व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। पहला सड़क विकास, नई सामग्री और टेक्नोलॉजी, दूसरा ईवी और वाहन सुरक्षा और तीसरा रोपवे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की गतिशीलता इनमें शामिल। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक का आयोजन। इस कार्यक्रम के दौरान नेक्स्ट जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आज होगी 2 दिवसीय इंडो पैसिफिक आर्थिक मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर। IPEF मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव, USTR और IPEF के अन्य सहयोगी देशों के मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। अपने अमेरिका दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय डायस्पोरा के साथ लंच किया। इस दौरान भारत के स्टार्टअप को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन डायस्पोरा के साथ लंच एंगेजमेंट में पीयूष गोयल ने कहा कि यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत की आत्मा को जीवित रखते हुए भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखा। पीयूष गोयल ने कहा कि हम व्यापार और लोगों के बीच संपर्क के मामले में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ने का निरंतर प्रयास और जुड़ाव के लिए तत्पर। पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी देश विकसित देश नहीं बनना तब तक उसे अपने रिश्तों को पूरी दुनिया से नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक हमने 675 बिलियन गुड्स और सर्विसेज निर्यात किया और इस साल 750 बिलियन के पार जाने की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज नेत्रदान पखवाड़े पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा का शिलान्यास करेंगे। ये संस्थान अपनी स्थापना के पश्चात से ही सोवा रिगवा पद्धति में अनुसंधान और विकास के लिए निष्ठा से कार्य कर रहा है। कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग मैसूर में 3 दिवसीय 14वें अखिल कर्नाटक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन करेगी। भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को 2+2 अंतर मंत्रीय बैठक हुई। बैठक में विदेश और रक्षा मंत्रालयों और अमेरिकी रक्षा और विदेश विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा। बैठक में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के परिणामों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। आज ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। ये त्यौहार 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत इस साल 30 अगस्त से हुई थी। वैसे तो ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाते हैं, लेकिन इसकी धूम पूरे दक्षिण भारत में होती है। 10 दिनों तक चलने वाले ओणम का त्यौहार खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। मलयालम और सौर कैलेंडर के अनुसार ओणम का त्यौहार चिंगम महीने में मनाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम की देशवासियों को, विशेषकर केरल वासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ओणम किसानों के कठिन परिश्रम और धरती मां के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज। इस वर्ष साक्षरता दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता हुआ। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान 600वें दिन 30 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पदाधिकारी सौरव गांगुली और जय शाह के कार्यकाल के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के गठन में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। एनआईए ने भगौड़े आतंकी हरप्रीत सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित किया। हरप्रीत सिंह 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट करने के इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन द्वारा रची गई साजिश से जुड़े एक मामले में एनआईए द्वारा वांछित है। वह इस समय मलेशिया में है। एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित किए। राजस्थान की तनिष्का ने पहली रैंक, दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा ने दूसरा, कर्नाटक के हरिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा रैंक किया हासिल। इस साल 18,72,000 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया, जबकि लगभग 17,64,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। बेंगलुरु शहर के तमाम हिस्सों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बीच लबालब भरी सड़कें जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब।
बारिश और जल जमाव की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई और कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, जबकि कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी। आउटर रिंग रोड और सरजापुर रोड के ज्यादातर इलाके जहां आईटी के अधिकतर कार्यालय हैं, वहां की सड़कें झील में तब्दील होती हुई दिखी, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित। हैदराबाद में भी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया। चार मीनार के पास मीरालम मंडी से भारी बारिश के बाद जल जमाव देखा गया। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग मुंबई ने ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक, पुणे, अहमदनगर और लातूर जिलों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तेज हवाओं के साथ बिजली और मध्यम से तीव्र बारिश की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया आइडिया समिट में मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 इयर्स ऑफ यूएस इंडिया प्रॉस्पेरिटी विषय पर भाषण दिया। सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सौर सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काफी रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईटी मंत्री बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि नया बिल जल्द तैयार हो जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि इस साल लॉन्च होने वाली केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा सीमा पर पार लेन देन के लिए समय और लागत को कम करने के उपकरण बना रही है। आरबीआई ने इसे इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर प्लांट से आगामी दिसंबर महीने में उत्पादन शुरू हो जाएगा। कुल 1600 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट की 100% बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पहली बार इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगले साल फरवरी में होने वाले इस आयोजन में परफ्यूम बनाने वाले यूरोपीय और मिडल ईस्ट समेत तमाम अग्रणी देशों के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अगले साल जनवरी महीने में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। समिट के जरिए निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के साथ रोजगार का माध्यम बनाने पर सरकार का जोर। अरबपति व्यवसायी और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। एप्पल फॉर आउट इवेंट में कंपनी ने अपने आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज के अंतर्गत आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो के अलावा आईफोन 14 प्लस के साथ साथ कंपनी की नई वॉच, एप्पल और नए बड्स भी बाजार में उतारे गए। कोयम्बटूर नगर निगम के कथित तौर पर बिना लाइसेंस के चल रही 2 छोटी औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया। पर्यावरण प्रदूषण पैदा करने की शिकायतों की वजह से इन इकाइयों को बंद किया गया है। निवेश प्रौद्योगिकी मंच वेल्थ डेस्क ने एक श्वेत पत्र जारी किया कि कैसे यूनिफाइड वेल्थ इंटरफेस धन सृजन का लोकतांत्रिकरण कर रहा है। बोइंग 737 विमान के कॉकपिट की दाईं ओर से सीटी जैसी आवाज सुनाई देने के बाद विस्तारा एयरलाइन की मुंबई जाने वाली उड़ान बीच में ही दिल्ली लौट आई। गूगल ने पूरे यूरोप के 40 देशों में गूगल मैप्स पर पर्यावरण के अनुकूल रूटिंग के लिए अपना फीचर का विस्तार किया। प्रमुख फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने बुधवार को अपने बिग फैशन फेस्टिवल के आगमन की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। यह परिवर्तन 2 करोड़ रुपए की कम जमा राशि वाली एफडी के लिए किया गया है। आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से पहली संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने कहा कि पहली यूएन ग्लोबल कांग्रेस 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों सहित दुनिया भर में आतंकवाद की पीड़ितों को श्रद्धांजलि होगी। साथ ही कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाए और उनके अनुभव उनके अपने देशों और सीमाओं के पार तक पहुंचे। वर्चुअल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल कांग्रेस को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अमेरिका ने मॉस्को पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन वासियों को रूस में जबरन निर्वासित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि मॉस्को सहित विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारियां मिली कि रूसी अधिकारियों ने लाखों यूक्रेन वासियों से रूस में पूछताछ, हिरासत और उन्हें जबरन निर्वासित किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह उज्बेकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। इस बात की जानकारी रूस के अधिकारियों ने दी। यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय ने रूसी गैस की कीमत को सीमित करने का प्रस्ताव दिया। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हमें रूस के राजस्व में कटौती करनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी गैस से मिलने वाले राजस्व का उपयोग यूक्रेन के साथ युद्ध के वित्त पोषण में कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्री भी कल बैठक कर रहे हैं। अल्बानिया ने करीब 2 महीने पहले एक बड़े साइबर हमले को लेकर ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और ईरान के दूतावास के कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया।
अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा कि सरकार के फैसले से औपचारिक रूप से तिराना में ईरानी दूतावास को आधिकारिक पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई। बीते सोमवार को चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर जारी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 74। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक विचित्र घटना देखने को मिली जब एक अधिकारी औपचारिक रूप से रिबन काटकर पुल का उद्घाटन कर रहे थे, तभी पुल टूट गया। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में फाइनल का टिकट किया पक्का। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 9 विकेट खोकर किया हासिल। इस जीत के बाद एशिया कप का फाइनल मुकाबला रविवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 में अफगानिस्तान की हार के साथ ही भारत और अफगानिस्तान का सफर समाप्त। सुपर 4 में एशिया कप से बाहर हो चुकी भारत और अफगानिस्तान की टीमें अपनी आखिरी मुकाबला खेलेंगी। दोनों ही टीमों की कोशिश इस टूर्नामेंट में अपने आखिरी मैच को जीतने की होगी। प्रतिष्ठित डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले में आज ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा फिर से इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे। डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वदलेच से मिल सकती है कड़ी चुनौती। यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल स्पर्धा का दौर जारी है। आज खेले गए महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पोलैंड की 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वांतेक ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्वांतेक ने रोमांचक मुकाबले में अमेरिका की 28 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला को 6-3, 7-6 के अंतर से मात दी। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने यूएस ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। कैस्पर रूड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के मातियो बेरेतिनी को मात दी। रूस के कैरन खचनोव यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। खचनोव ने ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गियोस को हराया। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। 17 वर्षीय अनुपमा ने अंडर 19 BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय BWF रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय शटलर। पंचकुला की अनुपमा ने इस साल की शुरुआत में युगांडा और पोलैंड में जूनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने चकदा एक्सप्रेस की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की। ये फिल्म महिला क्रिकेट की सर्वकालिक महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित। अभिनेत्री श्यामी खेर अपनी अगली फिल्म में गुलशन देवैया के साथ नजर आएंगी। ये एक बिना टाइटल वाली ड्रामा जोनों की फिल्म है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण अनुराग कश्यप द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी शूटिंग हैदराबाद में। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग रिलीज। करण राजस्थान द्वारा लिखित निर्देशित ये फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में आएगी। हिंदी फिल्मों के अभिनेता संजय मिश्रा की वो 3 दिन का ट्रेलर रिलीज। राज आशु द्वारा निर्देशित और पंचम सिंह द्वारा निर्मित वो 3 दिन 30 सितंबर 2022 को होगी रिलीज। हिंदी भाषा में ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग ने सभी प्रारूपों में 5 करोड़ रुपए की करीबन 1.5 लाख से अधिक टिकट बेचे, जबकि तेलुगु में इसने 10,000 की जो टिकट है उसकी बिक्री को किया पार। भारत के महान निर्देशक मणिरत्नम की ड्रीम प्रोजेक्ट पोनियन सेल्वन पार्ट 1 मूवी का ट्रेलर जारी। 30 सितंबर 2022 को फिल्म होगी रिलीज। कन्नड़ अभिनेता धनंजय की फिल्म हौसला 30 मार्च 2023 को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के निर्माता कार्तिक और निर्देशक विजय एन हैं। इतिहास में 8 सितंबर का दिन सुरीली और शोक गायिका आशा भोसले के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। हजारों गीतों को अपनी आवाज़ से अमर बना देने वाली आशा भोसले को भारतीय सिनेमा जगत की सर्वकालिक महान गायिकाओं में गिना जाता है। नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों
हाय सैया मारो सोहे सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।